हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल के लिए हम बात करें तो जनरल इंजीनियरिंग के नाम से है, या फिर अगर मैकेनिकल के लिए हम बात करें तो जनरल इंजीनियरिंग के नाम से है, और सिविल के लिए बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से है। तो आज हम इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम वोल्टेज एवं धारा स्रोत है, यानी कि वोल्टेज एवं धारा स्रोत जिसका नाम है, करंट सोर्स जिसका नाम है। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम आपको लोड करना होगा, और वहाँ पे आपको सर्च करना होगा पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि घरों में प्रयुक्त बिजली की वोल्टेज तथा आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, घरों में प्रयुक्त, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि घरों में प्रयुक्त बिजली की वोल्टेज तथा आवृत्ति कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 220 वोल्ट, ऑप्शन बी 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज, और ऑप्शन बी 440 वोल्ट तथा 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 110 वोल्ट तथा 150 हर्ट्ज, और ऑप्शन डी है इसमें नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली का जो वोल्टेज होता है और आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट, और क्या होता है 50 हर्ट्ज होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होना चाहिए कि जो घर में हमारे बिजली जो यूज़ होती है उसका जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है, और जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें इसके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना आपको। देखिए, जो वोल्टेज और धारा स्रोत है कि वोल्टेज के क्या क्या स्रोत होते हैं और धारा के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो यही सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। किस प्रकार से हम वोल्टेज को धारा में रूपांतरित करते हैं और धारा को वोल्टेज में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगी। बाकी देखते हैं इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने आपके लिए बना रखे हैं MCQ टाइप में, तो इन्हीं क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो वो आपका अच्छे से निकल जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वोल्टेज सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 2 प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो वोल्टेज सोर्स होते हैं, यानी कि वोल्टेज जो सोर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 2 प्रकार। तो आपके जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा DC होता है, एक हमारा क्या होता है AC वोल्टेज सोर्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। और आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। और अगर हम एग्ज़ाम की थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि कुछ दोस्तों लोग हैं जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है अब होगा नहीं, प्रमोट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका यदि प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है, क्योंकि 21 से 30 तक आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम भी होना ही होना है। तो इस भ्रम में ना रहिए कि जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रमोट हो जाएंगे। मान लीजिए लक बाय चांस प्रमोट कर दिए जाते हैं आप लोग, एक अच्छी बात है। पर क्या करना है आपको, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को जिस प्रकार से पहले करते आ रहे थे उसी प्रकार से अब भी करना है, एकदम कंटिन्यूस होकर के करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए बताना था कि मतलब अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम यदि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है तो जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि DC वोल्टेज सोर्स हैं। तो देखिए, DC वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो ऑप्शन है जिसमें आउटपुट पर डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होती है, ऑप्शन बी जिसकी ध्रुवता यानी कि आउटपुट वोल्टेज की चेंज नहीं होती है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा DC वोल्टेज सोर्स होता है उसमें क्या होता है कि आउटपुट पर डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होती है, ऑप्शन ए भी सही है, और जिसकी ध्रुवता चेंज नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन बी भी राइट है यहाँ पे। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों होता है। तो DC वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, दोनों होता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगर यदि एग्ज़ाम में कोई एक ऑप्शन दे देता है, मान लीजिए आउटपुट पर डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होती है और 3 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करके आएगा। बाकी यदि ऑप्शन बी टाइप का दे देता है और तीन जो है आपके अलग टाइप दे देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि
डीसी वोल्टेज सोर्स के उदाहरण। देखिए डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स के उदाहरण आपको बताने हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी डीसी जनरेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो डीसी वोल्टेज सोर्स के हमारे उदाहरण यहाँ पे हैं क्या है हमारे कि डीसी वोल्टेज सोर्स के जो उदाहरण होते हैं सेल, ऑप्शन बी बैटरी और ऑप्शन सी डीसी जनरेटर। यानी यहाँ पे देखिए सेल भी होता है और बैटरी भी होता है और क्या होता है इसमें डीसी जनरेटर भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हमको और देना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ही यहाँ पे कि मतलब सभी होते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको क्या देना था, यहाँ पे एक ऑप्शन मतलब डी की जगह पे हमको यहाँ पे सभी लिखना था। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन ई लिख लीजिए कि सभी होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी बैटरी और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा डीसी जनरेटर। मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मतलब उदाहरण क्यों होते हैं आपको बता दें थोड़ा सा कि देखिए जो डीसी वोल्टेज सोर्स होता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब इसकी ध्रुवता चेंज नहीं होती है। तो सेल में भी ऐसा ही होता है, बैटरी में भी ऐसे ही होता है और डीसी जनरेटर में भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए बी सी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे एक ही लिख लीजिए सभी होते हैं। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या है कि एसी वोल्टेज सोर्स है। देखिए एसी वोल्टेज सोर्स मतलब अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज सोर्स हैं। तो ऑप्शन ए लिखा गया है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न करें, ऑप्शन बी जिसकी ध्रुवता बदलती रहती है, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जो हमारा एसी वोल्टेज सोर्स होता है उसमें क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन ए भी राइट है। और ऑप्शन बी भी यानी कि इसकी ध्रुवता बदलती रहती है, यानी कि ऑप्शन बी भी इसमें राइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके हिसाब से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों होते हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी समझ में आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एसी वोल्टेज सोर्स के उदाहरण है। देखिए एसी वोल्टेज सोर्स के क्या उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी दोलित्र, ऑप्शन सी सिग्नल जनरेटर और ऑप्शन डी सभी। देखिए जो एसी अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज सोर्स होते हैं वो जनरेटर भी होते हैं और दोलित्र भी होते हैं और सिग्नल जनरेटर भी होते हैं, यानी ऑप्शन डी सभी होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एसी वोल्टेज सोर्स के उदाहरण सभी हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में मान लीजिए कोई एक दे दिया, मान लीजिए जनरेटर दे दिया और 3 अलग दे दिया, तो आपको जनरेटर सही करके आना है। या फिर मान लीजिए 2 लीटर दे दिया और 3 अलग दे दिया, तो आपको वहाँ पे 2 लीटर पे ही टिक लगाना है। तो सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब रॉन्ग ना होने पाए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 क्या है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स हैं। तो ऑप्शन ए जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन बी जिसका आदर्श प्रतिरोध अनंत रहे, ऑप्शन सी जिसका आदर्श प्रतिरोध उच्च होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है वो क्या होता है दोस्तों जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो शून्य हो। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो शून्य हो। तो यहाँ पे आदर्श वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स क्या है। देखिए व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स आपको बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन ए जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है बल्कि बहुत कम होता है, ऑप्शन बी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। देखिए व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य तो नहीं होता है परंतु बहुत कम होता है। क्या होता है बहुत कम होता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अपने इस प्यारे से चैनल को शेयर करें। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आदर्श धारा स्रोत क्या है। देखिए आदर्श धारा स्रोत क्या है ऑप्शन ए आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो लोड प्रतिरोध के प्रत्येक मान पर लोड को स्थिर धारा प्रदान करता है, ऑप्शन बी जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आदर्श धारा स्रोत होता है वो क्या होता है दोस्तों कि जो लोड प्रतिबाधा के प्रत्येक मान पर लोड को स्थिर धारा प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही होगा। और जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या होती है अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही होगा। तो अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आदर्श धारा स्रोत क्या होता है जिसका आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है और क्या होता है प्रत्येक मान पर लोड को स्थिर धारा प्रदान करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या है कि व्यवहारिक धारा स्रोत है। अब देखिए व्यवहारिक धारा स्रोत क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा का मान उच्च होता है। ऑप्शन बी जिसका आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों व्यवहारिक धारा स्रोत जो होता है क्या होता है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध या फिर आंतरिक प्रतिबाधा का मान जो होता है उच्च होता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि जिसका आंतरिक प्रतिबाधा का मान उच्च होता है उसे हम व्यवहारिक धारा स्रोत कहते हैं। अच्छा, आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है तो ये दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या होता है हमारा यहाँ पे कि उच्च होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है। ये रॉन्ग हो जाएंगे और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि डीसी नियत वोल्टेज सोर्स के अनुप्रयोग हैं। देखिए डीसी नियत वोल्टेज सोर्स के अनुप्रयोग आपको बताना है। ऑप्शन ए टीवी, ऑप्शन बी रेडियो कैलकुलेटर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ऊर्जा देने में, ऑप्शन डी सभी। देखिए जो डीसी नियत वोल्टेज सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टीवी में भी यूज़ किए जाते हैं, रेडियो कैलकुलेटर में भी यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ऊर्जा देने में भी इनका यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से क्यों लिखा, क्योंकि आपको सारे जो है चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में मान लीजिए डीसी नियत वोल्टेज सोर्स का अनुप्रयोग दे दिया और एक दो ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ये वाला दे दिया और दो ऑप्शन अलग अलग दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया दोनों। तो यहाँ पे बी और सी क्या हो जाएगा, मान लीजिए रेडियो कैलकुलेटर दिया और कंप्यूटर दिया तो रेडियो कैलकुलेटर और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप से हमने क्वेश्चन को दिया है ताकि सारे हम जो है आपको आंसर सारे हर एक टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एसी नियत वोल्टेज सोर्स के अनुप्रयोग हैं। अब देखिए दोस्तों एसी नियत वोल्टेज सोर्स के आपको बताना है अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है इसमें बल्ब, कूलर, टेलीविज़न, घरेलू उपकरण, या फिर ऑप्शन बी कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एसी नियत वोल्टेज सोर्स का जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि बल्ब, कंप्यूटर, टेलीविज़न यानी कि घरेलू उपकरणों में होता है। और यहाँ पे कंप्यूटर में तो नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर में हमने आपको बताया कि डीसी का होता है। और यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों होगा नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि बल्ब, कूलर, टेलीविज़न यानी कि घरेलू उपकरणों में होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि RL का मान बहुत ज़्यादा है RS से, RL का मान इज़ ग्रेटर देन RS। तो अब क्या हम देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिखा, देखिए RL का मान बहुत ज़्यादा RS से, तो अर्थात लोड प्रतिबाधा यानी कि RL का मान स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा यानी कि RS से काफ़ी उच्च होता है। तो स्रोत को वोल्टेज सोर्स के रूप में प्रयुक्त करना बेहतर होता है। तो हम स्रोत को जो है जो हमारे सोर्सेज होंगे उनको हम वोल्टेज सोर्सेज के रूप में यूज़ करना हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। कब, तो क्वेश्चन देखिए ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जो है स्रोत को वोल्टेज सोर्स के रूप में प्रयुक्त करना कब बेहतर होता है, जब RL का मान बहुत ज़्यादा होगा RS से, तब बेहतर होगा। तो इस पर इस टाइप से कई ऑप्शन दे देगा कि RL का मान बहुत कम होगा RS से। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, या फिर मान लीजिए जिस टाइप से हमने दिया है ऐसे भी पूछ सकता है। तो सारे तरीके से आपको आंसर करना आना चाहिए। तो इसीलिए हमने इन क्वेश्चनों को लिखा है। और बाकी चैप्टर बहुत छोटा है, जितने क्वेश्चन बता दे रहे हैं इतने ही कर लीजिए और थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लीजिए। तो आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि RL बहुत छोटा है RS से, अर्थात लोड प्रतिबाधा का मान स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा से बहुत कम होता है, तो उसे धारा स्रोत के रूप में प्रयुक्त करना लाभदायक होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने RL का जो मान है बहुत छोटा है RS से, तो क्या होगा कि धारा स्रोत के रूप में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि धारा स्रोत के रूप में सोर्सेज का जो है, जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनको यदि हम धारा स्रोत के रूप में यूज़ करना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। कब, जब RL का मान RS से बहुत छोटा होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि जब धारा स्रोत जो है के रूप में सोर्स को धारा स्रोत के रूप में सोर्स को धारा स्रोत के रूप में प्रयुक्त करना
कब लाभदायक होता है। ऑप्शन दे देगा कि RL का मान बहुत छोटा होता है RS से। ऑप्शन बी देगा कि RL का मान बहुत बड़ा होता है RS से। ऑप्शन सी देगा दोनों। ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा। तो मतलब वहाँ पे ऑप्शन यही वाला करके आएगा कि RL जब बहुत छोटा रहेगा RS से, तो जो हमारे सोर्स होंगे वो उसको हम धारा स्रोत के रूप में यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है हमारा, कि निम्न में से किस विधि से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आसानी से सरल हो जाते हैं। अब देखिए किस विधि से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है वो इजीली मतलब सॉल्व हो जाता है। तो ऑप्शन ए है ग्राउंडेड तथा फ्लैटिंग DC पावर सप्लाई विधि से। ऑप्शन बी फ्लैटिंग पावर सप्लाई विधि से। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए जो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को आसानी से सरल हो जाते हैं वो हमारा क्या होता है ग्राउंडेड तथा फ्लैटिंग DC पावर सप्लाई विधि से ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और फ्लैटिंग पावर सप्लाई रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि फ्लैटिंग पावर सप्लाई है। तो देखिए फ्लैटिंग पावर सप्लाई है ऑप्शन है जिस पावर सप्लाई का कोई भी टर्मिनल चेसिस से सप्लाई ना किया गया हो। तो देखिए क्वेश्चन में हमने इसको इसलिए लिख लिया क्योंकि देखिए जो फ्लैटिंग पावर सप्लाई है हमने क्या लिखा कि जिस पावर सप्लाई का कोई भी टर्मिनल चेसिस से सप्लाई ना किया गया हो तो उसे हम फ्लैटिंग पावर सप्लाई कहते हैं। अब एग्ज़ाम में अब ऐसे भी पूछ सकता है कि जिस पावर सप्लाई का कोई भी टर्मिनल चेसिस से सप्लाई ना किया गया हो उसे कहते हैं फ्लैटिंग पावर सप्लाई या फिर ग्राउंडेड फ्लैटिंग DC पावर सप्लाई। तो इस प्रकार से कई ऑप्शन दे सकता है। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन को आपको इस टाइप से बताया। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैप्टर बहुत छोटा था तो इसीलिए इतने क्वेश्चन बने इसमें, और बाकी थ्योरी को इसकी पढ़ते रहिए ताकि क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और बाकी देखिए दोस्तों एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाएँ। और फ़िलहाल अभी तो क्या है आप लोगों का शायद प्रैक्टिकल चल रहा होगा, तो प्रैक्टिकल की भी अच्छे से आप तैयारी करिए। और बाकी आपके पास टाइम तो बच ही रहा है। तो बाकी हम जब तक आपके साथ हैं तो आप फिक्र ना करिए एग्ज़ाम की, एकदम आप फिक्र ही करिए नहीं, हम आपको एकदम अच्छे से बेहतर तैयारी करा देंगे। इतने क्वेश्चन करा दे रहे हैं सब सारे आप कर लीजिए। और बाकी थ्योरी थोड़ा देखिए, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए क्योंकि थ्योरी जब आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो हम करा दे रहे हैं उसको आप कर लीजिए। और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट कीजिए। और बाकी टेलीग्राम आपके लिए बना ही दिया है तो वहाँ पे जाकर के PDF अपलोड कर लेना। बाकी दोस्तों में अपने छोटे से प्यारे से चैनल को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।